अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे और यकीनन अल्लाह ताला से सर्दी की भी पनाह जरूर मांग रहे होंगे, क्योंकि इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इस कदर मुल्तान में सर्दी पड़ी है। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटर्स। हर किसी की लाइफ में, हर किसी की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर जरूर होता है और किसी न किसी चीज में हमें अपने मद्दे मुकाबिल एक ऐसा शख्स जरूर मिलता है जिसे सोच के हमें ये लगता है कि ये हमारे से बेहतर है। तो आपने इस कंपटीशन को पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि नेगेटिव वे में, क्योंकि हमारे आजकल माशरे की ये चीज बन चुकी हुई है कि अगर कोई आपके मद्दे मुकाबिल आ रहा है तो आपने अपने काम को मजीद बेहतर करने के बजाय आप उसके काम को बिगाड़ने में लग जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने काम को पॉजिटिव करना है और इतनी अच्छी अपनी कारकर्दगी बना लेनी है कि ऑटोमेटिकली आपका काम बोलने लगे और आपको लगे कि वाकई जो आपका कॉम्पिटिटर है वो खुद सोचे कि नहीं, ये मेरे से बेहतर कर रहा है और ये मेरे से अच्छा और ये मेरा कॉम्पिटिटर है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि अपने कॉम्पिटिटर को नीचे कैसे करना है, पीछे कैसे गिराना है। आप इस तरह करके किसी को नीचा दिखा के कामयाबी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो कामयाबी एक तो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है और दूसरा ये कि जिंदगी में आगे जाके आपका ज़मीर आपको ज़रूर झंझोड़ता है कि आपने ये क्या किया है। किसी के मुस्तकबिल पे, किसी के काम पे पाँव रख के आपने उसको रोंद के आपने कामयाबी हासिल की है। तो आपने अपने इस कॉम्पिटिटर को पॉजिटिव वे में लेके जाना है, ताकि जब कल को आपको लगे तो आपको लगे कि मैंने अपने कॉम्पिटिटर को मात दी है, तो आपको ये अच्छा महसूस हो कि मैंने उसको नीचे नहीं गिराया, मैंने उसको नीचा नहीं दिखाया, नीचा दिखाने के लिए खुद नीचे नहीं गिरा, मैंने अपने बलबूते पे अपनी कारकर्दगी से ये अचीवमेंट हासिल की है। तो आप भी आज मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपका किस चीज़ का कोई कॉम्पिटिटर है जो आपको मिला है और आपको लगा हो ये मेरे से बेहतर है और आपने उसको कहीं साबित किया कि नहीं, आप उससे बेस्ट कॉम्पिटिटर हैं। आप उसका काम जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसकी नज़र में आप उससे बेहतर कर रहे हैं। जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि उनका जो शोबा है वो इस तरह का है, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे होंगे। तो क्या उन्होंने कभी ऐसा किया है कि किसी अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया हो, या फिर अपने काम को मजीद बेहतर बनाया और इतना अच्छा बनाया जैसे कि आज वो हमारे साथ यहाँ शो में मौजूद हैं। उनका टैलेंट, उनका काम, उनकी शायरी बोलती है। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलो। हमारे साथ मौजूद हैं राव वहीद असद साहब, इंटरनेशनल शायर भी हैं, चेयरमैन फ्यूचर टैलेंट हंट के चेयरमैन भी हैं, मुल्तान के लिए बहुत सी अदबी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शाम। शुक्रिया आप आए, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सर मेरे टॉपिक के बारे में, कॉम्पिटिटर आपकी लाइफ में कोई है और हमें कॉम्पिटिटर को कैसे लेना चाहिए? बिल्कुल खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया है। देखें, जब आपके मुकाबले में कोई चीज़ ना हो तो फिर वो काम करने का आपको लुत्फ़ नहीं आता। दूसरी बात ये है जो अभी आपने बात की कि हमारे यहाँ अमूमी रवैया ये है कि लोग आगे निकलने के लिए दूसरे को जो है वो कुचलने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो बतौर शायर के देखें, हमारे यहाँ बेशुमार जो है वो मुकाबला है, एक रेस है। हम्म। तो उसमें मैं ज़ाहिर है एक तंज़ीम को भी चला रहा हूँ और पूरे खित्ते में ये मेरा काम चल रहा है। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपके मुकाबले में या बराबर में कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप उससे अच्छा बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो कैसा जा रहा है, मैं कैसा जा रहा हूँ, तो फिर और विज़न भी उससे बढ़ता है और जो है चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। तो बिल्कुल मैं ऐसा। यकीनन ये बात करूँगा कि हमें पॉज़िटिवली जो है चीज़ों को लेके चलना चाहिए। वही सब, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई मुकाबले में, शायरी में कोई जी। आपके मुकाबिल आया हो और आपने उसको अपनी कारकर्दगी से बताया हो कि नहीं, और उसने बोला हो कि वाकई में आप मेरे से बेहतर? 100% ऐसा होता है। देखें, हम जो चीज़ कर रहे होते हैं और वो जो फीडबैक आ रहा होता है, वही लोग या और दूसरे लोग जो हमें वॉच कर रहे होते हैं, तो वो हमें बता रहे होते हैं कॉल पे, मैसेजिंग में, या हमारे जो फ़ेसबुक पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, उस पे फीडबैक आ रहा होता है कि जनाब आप जो है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पहले से बहुत अच्छी जा रही है। तो इससे हमें और हौसला मिलता है हौसला मिलता है। और हम और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल है। जी। अच्छा, अब आपके प्रोफेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा नाज़रीन को बताइएगा अपने बारे में कि आपने शायरी कब शुरू की और शायरी से पहले आप क्या करते थे? या आपका जो प्रोफेशन है वो स्टार्टिंग से ही शायर थे? देखें, शायरी पहली बात तो ये है कि कोई भी आर्टिस्ट जो है ना, अल्लाह ताला
اس کے اندر رکھ دیتا ہے انسان کے. سنگر ہے, شاعر ہے, وہ پیدا ہی یہ ٹیلنٹ لے کے وہ اس کے اندر ہوتا ہے, لیکن وہ چیزیں اپنے ٹائم پہ واضح ہوتی ہیں جا کے. تو ظاہر ہے میں جب اسکول میں تھا 9th-10th میں, تو اس وقت شاعری کا بڑا, جب لٹریچر کو پڑھا, اساتذہ نے پڑھایا, تو وہ دل پہ چیزیں لگتی تھی اور بڑی خوبصورت لگتی تھی, آئیڈیل لگتی تھی. اردو کے استاد جب پڑھاتے تھے شاعری میر غالب کو, تو وہ چھاپ سی ایک لگ گئی دل پہ اور بڑی اٹریکشن پیدا ہوئی. پھر انٹر میں گیا تو وہاں بھی میں نے لائبریری کو وہاں پہ جوائن کیا اپنے کالج میں, اور بے شمار شعراء کو میں نے, اساتذہ کو اس وقت پڑھ لیا. تو پھر وہ اور چیز بوسٹ ہوئی اپنے اندر, اور پھر اظہار کا بھی سلسلہ نکلا اور شعر بھی کہے. تو تقریباً 22-23 سال مجھے ہو گئے ہیں شعر کہتے ہوئے, اور ملتان سے ہی آغاز ہے. اور ایک کتاب بھی میری 2012 میں آئی تھی, محبت کے جزیرے میں شعری مجموعہ. اور بے شمار میں نے کام کیا ادب کے حوالے سے. ایک انٹرنیشنل مشاعرہ بھی میرے کریڈٹ پہ ہے, مسقط عمان میں. میں نے عالمی مشاعرہ پڑھا ہے, ملتان سے نمائندگی کی ہے, اس کو میرے لیے اعزاز کی بات ہے, میرے شہر کے لیے اعزاز کی بات ہے. اس سے ہٹ کے فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ ہمارا ایک ادیبوں کا جو ہے ایک سلسلہ ہے اس میں, اور اس میں ریختہ کے نام سے میں نے یہ شروع کیا ہے, اور ہم نے 50 چیپٹرز پہ لے کے جانا ہے. ابھی 2-2.5 ماہ میں تقریباً ہم نے 11 چیپٹر جو ہے کمپلیٹ کیے ہیں, یعنی 11 تقریبات ہم کر چکے ہیں. اور ہمارا گول جو ہے وہ یونیورسٹی اور کالج لیول پہ ملتان اور ملتان کے مضافات میں. تو آپ ان تقریبات کو کتنا کامیاب دیکھتے ہیں جب آپ یہ کرواتے ہیں, اس کا انعقاد کرواتے ہیں, تو اس کو کتنا سکسیسفل لوگ بناتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ظاہر ہے کہ شاعری آج کل ایک ٹرینڈ بھی سیٹ ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے لوگ شاعری کی طرف آ رہے ہیں. اور ہم شاعری کو اس لیے بھی نوجوانوں میں, اور مقصد ہمارا نوجوان ہے ساؤتھ پنجاب, کہ جو یہ ہمارے ہاں جو چیزیں چل رہی ہیں, اور ہم ٹک ٹاک اور اس میں انوالو ہو گئے ہیں, یا اور ادر تھنگز میں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ دوبارہ سے اپنے لٹریچر اور کلچر کی طرف لوٹے دوبارہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دورانی آتا ہے کہ وہ جیسے ہم نے جب شروع کیا تھا تو پیک پہ تھا اور بزم ادب ہوا کرتا تھا. اب ظاہر ہے وہ ماحول بیچ میں, وہ جو ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہوا تو وہ چیزیں بیچ میں سے نفی ہو گئیں. تو پھر اب ہم دوبارہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری قوم, ہمارا یوتھ, ہمارا نوجوان اسی کلچر جو لٹریچر ہے, ہماری روایات صدیوں سے جو ہے چلی آ رہی ہیں, اسی طرف دوبارہ لوٹے اور شعر کی طرف. تو آپ کیا ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں بھی ایسی کوئی چیز ایڈ ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بہت ایک مخصوص سلیبس ہے جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی. پہلے اگر آپ اسٹارٹنگ کرتے تھے کوئی ایسے پیراگراف کی, اس کے اوپر جب آپ اس کی تشریح کرتے تھے, آپ کو ایک بہت ایک بڑا ایک ملتا تھا ویو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپنے بیان کرنے کے لیے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ سلیبس ظاہر ہے کہ ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ چینجز اس میں آتی رہتی ہیں, لیکن بہرحال ابھی بھی بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں شاعری کے حوالے سے, یا ناول ہے یا افسانہ ہے, ہمارے ہاں جو بڑے نام ہیں ان کی چیزیں اس میں سلیبس میں شامل ہیں, انٹر میں بھی ہیں اور سیکنڈری لیول پہ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر ادب کی بات کریں تو ملتان میں ادب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے چل رہا ہے؟ ہاں, یہ اچھا آپ نے روشنی ڈالی یا پوائنٹ آؤٹ کیا. میں اس پہ چاہ بھی رہا تھا کہ بات ہو, اور آپ نے وہ آغاز کر دیا. دیکھیں, ہمارے ہاں پاکستان میں 3 بڑے دبستان ہیں, لاہور, کراچی اور ملتان. اور ملتان تو بلکہ بر صغیر کا بڑا دبستان ہے, بڑی پرانی تاریخ ہے ملتان کی. تو اس میں گزشتہ کوئی 15 یا 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ 22 سال مجھے میدان میں شاعری میں ہو گئے ہیں, اور پورا ملتان کی تاریخ میرے سامنے ادب کی. تو اس میں کوئی پچھلے جو ہے نا 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ وہ بالکل ملتان کا ادب جو ہے وہ بہت یوں کہہ لیں کہ چھوٹی سطح پہ آ گیا. اس میں رجحان بھی ہوتا ہے, یا سینئرز کی اپنی جو کچھ جو لائحہ عمل تھا یوں کہہ لیں, اس کی وجہ سے بھی وہ پس منظر میں چلا گیا. جبکہ ہمارے ہاں لاہور اور کراچی یا اسلام آباد میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بڑے زور و شور سے اور اچھے انداز میں, اس میں ظاہر بیس ہوتے ہیں, پیچھے جو ہے ادارے شامل ہوتے ہیں, اداروں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. تو اب خیر ملتان میں بھی چینج آیا ہے, آرٹس کونسل نے بھی تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیا, ہم نے رائے بھی دی ان کو کہ اس کو بہتر بنائیں. لیکن اداروں سے ہٹ کے میں جو اب یہاں پہ جو اور میری ٹیم جو کام کر رہی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ
میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور انشاءاللہ یہ میرے عزائم ہیں کہ اب جو لاہور اور اسلام آباد والے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے ملتان انشاءاللہ. بالکل. اچھا یہ فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ اصل میں اس کی کئی برانچز ہیں فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کی. اس میں سکلز کا بھی ایک ہے جس میں جو ہمارے سی ای او ہیں وہ کوئی ٹیلنٹ مخصوص نہیں ہے. مخصوص نہیں. اس میں ڈبیٹنگ کا بھی ہے ہمارے ہاں اور نعت خانے کا ہے, تلاوت اپنا یہ جو ہوتا ہے قاری ہوتے ہیں ان کے بھی ہم نے مقابلہ جات کروائے ہیں. تو میرے پاس جو پورشن ہے وہ لٹریچر کا, ادب کا ہے, میں اس کا چیئرمین ہوں. تو ہم بہت سے اینگلز میں اس کو لے کے کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ اس میں سب سے زیادہ حصہ کون لیتا ہے؟ یوتھ لے رہی ہے؟ یوتھ کو میں لے بھی رہی ہے اور میں اپنے جو بڑے ہمارے نام ہیں ان کو بھی ساتھ, ظاہر ہے معتبر ہیں, بڑا حوالہ ہے ہمارے, تو ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. اساتذہ ہیں جو بڑے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کو بھی جگہ دیتے ہیں. زیادہ فوکس ہم یوتھ پہ کر رہے ہیں کہ جو وہ لاہور یا کراچی اسلام آباد کی طرف وہ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے تھرو, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نوجوان کمپلیکس کا شکار ہو, جنوبی پنجاب کا, ملتان ریجن کا. اس کو یہی پلیٹ فارم وہ ہم دے رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس وقت میں محسوس کر. آپ ایک یوتھ جو اس میں آنے کی آتا ہے ادب میں, اس میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں زیادہ تو شاعری ہی, لٹریچر میں تو نثر بھی آتی ہے, دو ہی برانچز ہیں لٹریچر کی, نثر اور شاعری. لیکن ہمارے ہاں زیادہ جو ہے اوور آل میں بات کر رہا ہوں لٹریچر کی, اس میں شاعری کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے اور نوجوان اس طرف زیادہ آتے ہیں. اچھا ہم نے ہمیشہ ایسا سنا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہی ان کا دل ہوتا ہے اور جو جنہوں نے چوٹ کھائی ہوتی ہے وہی شاعر بنتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں یہ تو 100% ہے. مجھے ایک اور انٹرویو میں نے دیا کسی نجی چینل پہ, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو محبت ہوئی؟ میں نے کہا جی ہاں ہوئی, 100% ہوئی. یہ فیکٹ ہے. دیکھیں اور جو آپ نے کویسچن کیا میرے آنسر میرا خیال آپ کو مل گیا ہوگا, تو یہ فیکٹ ہے اور اس کا کافی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ باتیں. اور پھر وہ اندر سے جو دیکھیں, شاعری اصل میں اظہار کا نام ہے, شاعری زندگی کا نام ہے. اور اچھا شاعر بننے کے لیے کیا دل ٹوٹنا ضروری ہے؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کو بیس نہ بنایا جائے. دیکھیں آرٹسٹ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے کوئی بھی, تو ایک جو ہے یوں کہہ لیں کہ مزاحیہ آرٹسٹ ہے, ایک سنجیدہ ہے, سنگر ہے, شاعر ہے. شاعر بھی آرٹسٹ ہے. اور یہ دنیا کا ایسا فن ہے جو سیکھنے سے بھی نہیں آتا. باقی جتنے بھی فنون ہیں وہ سیکھنے سے آ جاتے ہیں, شاعری سیکھنے سے بھی نہیں آتی. یہ عطا ہے, رزق ہے اور یہ الہامی کیفیت ہے, یہ اترتا ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ شروع میں ہم ڈائریکشن کسی سینئر سے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ شاعری کی, آپ کو اندازہ نہیں اس ٹیکنیک کا. وہ ٹیکنیکس کی ایک جو ہے ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیں سینئر سے ملتی ہے. لیکن جو آپ کے اندر ہے, جو اظہاریہ ہے, وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. وہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے اور اوپر سے عطا ہوتا ہے, وہ رزق ہے. ہم شاعری کو رزق کہتے ہیں اور ہر شاعر پہ اللہ تعالیٰ کی الگ عطا ہے. اچھا جو آپ نے بک لکھی ہے اپنی, اس کو کتنا ٹائم درکار تھا آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ کوئی لمٹ اس میں نہ تو ہوتی ہے اور نہ ہی مخصوص کی جا سکتی ہے. مجھے 14-15 سال تقریباً یا 13 سال لگے تھے ایک بک کے لیے. اور دیکھیں 12 میں آئی تھی اور اس کے بعد جرت نہیں ہو رہی کہ میں, حالانکہ بہت سارا میٹر ہے میرے پاس, مٹیریل ہے, لیکن دیکھیں وہ احمد فراز ہمارے لیجنڈ شاعر تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں کو 2 چیزوں کی بڑی جلدی ہوتی ہے, کتاب چھپوانے کی اور شادی کرنے کی. تو یہ دونوں چیزیں شاعر کے لیے نقصان دہ ہیں. تو دیکھیں معیار پہ سمجھوتا کرنا چاہیے نہ کہ مقدار پہ, کہ میں 10 کتابیں لے آؤں تو یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کی 2 ہی کتابیں ہیں. دیکھیں پطرس بخاری ہمارے نثر میں ایک بڑا نام ہے, ایک مجموعہ ہے ایسے 120 پیجز کا ہوگا میرا خیال ہے, اور وہ میٹرک سے لے کے اور ماسٹر تک ہمارے اردو کا حصہ ہے. ایسی معیاری کتاب ہے. ایسے اور بھی بہت سے ہیں جن کی ایک ہی کتاب ہے اور وہ لٹریچر کا سے اگنور نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقدار اہمیت نہیں رکھتا, معیار اہمیت رکھتا ہے. بالکل ایسے. وہی تھا, اگر ہم موازنہ کریں دیگر شہروں کا, علاقوں کا, تو ملتان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس پر؟ ادبی حوالے سے بات کریں آپ تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرخیز خطہ ہے ملتان کا, اور اس کی بڑی صدیوں پہ محیط ہے, اس کی تاریخ, ہسٹری جو ہے لٹریچر کی,
कि 4 बड़े दबिस्तान थे बड़े सगीर पाक व हिंद के, उनमें से चौथा मुल्तान बनता है, दिल्ली, लखनऊ और मुल्तान और कराची। ये 4 बड़े दबिस्तान या मराकिज कह लें, ये थे। तो अब देखें हमारे मुल्तान के शोरा दिल्ली में जाके मुशायरे पढ़ा करते थे, एक वो अहद था हमारे असातिज़ा असद मुल्तानी और इस तरह के बड़े नाम। तो हमें कोई कम्प्लेक्स भी नहीं है और हमारा यानी कि तारीख बहुत बड़ी और बहुत लंबी है। अफसाना निगार यहाँ से बड़े बड़े निकले हैं, ड्रामा निगार यहाँ से बड़े बड़े निकले हैं। देख लें, मैं ये कह रहा हूँ कि शायरी भी हमारे साउथ पंजाब और मुल्तान रीजन से ही जो है हमारे यहाँ बड़े नाम अभी भी हैं और माजी में भी निकले हैं। मुल्तान बहुत जरखेज है हर हवाले, अदब के हवाले से भी, फन के हवाले से भी। वही सब कुछ चंद लाइनें जो आप हमारे नाज़रीन को जी चंद शेर मैं पेश करता हूँ कि छोड़ सारे उसूल जाते हैं, लोग एहसान भूल जाते हैं। छोड़ सारे उसूल जाते हैं, लोग एहसान भूल जाते हैं। और ख्वाब मत देख आसमानों के, आसमां पर रसूल जाते हैं। और 2 शेर और देखें कि कुछ लोग कह रहे हैं मोहब्बत खराब है, कुछ लोग कह रहे हैं मोहब्बत खराब है, हालांकि इनकी अपनी ही नीयत खराब है। और रिश्ते से बेज़मीर ने इनकार कर दिया, भाई तेरे मकान की हालत खराब है। और हैरत है मुझ पे मरती हैं यूरोप में गोरियां, और अपने कह रहे हैं कि रंगत खराब है। बहुत जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये क्या आपकी बुक की नहीं, ये किताब से बहुत बाद के हैं। अच्छा, जब आप बिल्कुल एक लाइव इस तरह का कोई मुशायरा करते हैं, उसका और आपको रिकॉर्डिंग का इसमें कितना फर्क है? आपको ज्यादा लाइव करने में मजा आता है या फिर देखें इतना एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं पीटीवी पे भी और दीगर निजी चैनल्स पे। देखें लाइव का एक अपनी कशिश है, जाहिर है कि डायरेक्ट ऑडियंस या नाजरीन आपको या सामीन देख रहे होते हैं, और रिकॉर्डिंग में अच्छा मेरे नज़दीक तो कोई मैं तो फ़र्क महसूस नहीं करता। और कोई ऐसा हाँ ये ज़रूर होता है कि फर्स्ट टाइम आप जब जाते हैं ना, तो लाइव में उस वक्त आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि कोई गलत ना हो जाए, कोई लफ्ज़ याद या कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे उसी वक्त आपको उसी वक्त जो है डायरेक्टली हाँ। तो रिकॉर्डिंग में ये होता है कि उसमें एडिटिंग हो सकती है और बहुत सारा उसमें एज होता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरे यहाँ तो कम अज़ कम ऐसा नहीं है कि लाइव भी हो, तो मेरा ख्याल है कि स्मूथली बोल सकता हूँ। वही सब कोई और आपकी फैमिली में शायरी से किसी का लगाओ? नहीं, हमारे खानदान में तो सदियों तक कोई शायर नहीं है। तो फिर आप इस तरफ कैसे आए? आपका अपना शौक था? हाँ बिल्कुल शौक कह लें। देखें जब मैंने मैट्रिक किया ना और उर्दू को पढ़ा, अच्छा बज़्म अदब बेस होती है, तो मुझे शुरू से ही बज़्म अदब मैंने स्कूल लाइफ से और इंटर तक ज्वाइन किया। और बज़्म अदब में नात पढ़ता था मैं प्राइमरी लेवल पे, और मिडल और हाई लेवल पे फिर मैंने तकारीर में भी हिस्सा लिया। तो स्टेज पे आके वो खौफ जो होता है ना वो ख़त्म हो गया, और गाने भी गए उस दौर में। असातिज़ा कहते थे यार आप खौफ निकाले अपना, जो आपके अंदर है वो निकालें। तो वो कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड किया ना, बिल्ड किया। और ये जो असेंबली होती है प्राइमरी से और इंटर तक मैंने कौमी तराने और पाक सरजमीन ये पढ़ते रहे, तो इतना बिल्ट हो गया कि फिर कोई खौफ या वो झिझक महसूस नहीं होती। एक बंदा मेरे सामने बैठा हो या 1 लाख बैठा हो, मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, शुरू में फैमिली में किसी ने आपको बोला कि ये क्या काम कर रहे हैं? हाँ, यस ये ऐसा होता है कि इसमें अदब देखें बड़ा एक अजीबोगरीब फील्ड है। इसमें टाइम की भी बड़ी जो है वो यूज़ होता है, और घर वाले परेशान हो जाते हैं कि दोस्त अहबाब रिलेशन ताल्लुक़ बहुत होते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो उनको टाइम को मैनेज करना और फैमिली को ये इश्यूज़ एक आर्टिस्ट को भी आते हैं, शायर के यहाँ भी वही मामलात हैं, तो उनको मैनेज करना होता है। तो फिर वहाँ घर में ये क्यों कैसे वगैरह वाले सवालात जन्म लेते हैं, और ये हमें फेस करते हैं। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यही आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वही लोग फिर अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं चले ठीक है। यस बिल्कुल ऐसे आपसे मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है चौधरी काशिफ गुजर साहब ने, जो कि जमाते इस्लामी के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये कि आपने जैसे सुना कि मेरा आज का टॉपिक था कॉम्पिटिटर्स के हवाले से, तो आप बताइएगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आया जिसको आपको लगा हो कि मुझे इससे बेहतर कारकर्दगी दिखा के अपने आप को प्रूव करवाना है, ना कि इसको नीचे गिरा के मैंने जो है एक सीढ़ी चढ़ के कामयाबी हासिल करनी। नहीं, कॉम्पिटिटर तो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं इस चीज़ को देखा। हाँ, ये है कि इंसान खुद इतनी मेहनत करे कि देखने वाला मुतासिर हो कि जी मेरा इससे कोई मुकाबला नहीं है, वो अपनी लाइफ में मगन है, स्ट्रगल कर रहा है। तो इसमें कॉम्पिटिटर का तो मैं सोचना मुनासिब नहीं समझता। जैसे हम हर किसी की जिंदगी में कॉम्पिटिटर होता है, मेरी जिंदगी में, देखने वालों की जिंदगी में, जो यहाँ वही था बैठे इनकी जिंदगी में भी, यकीनन स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और अब जहाँ आपका सियासत से ताल्लुक है तो इसमें भी यकीनन कोई ना कोई आपका कॉम्पिटिटर जरूर होगा। उसमें आपको मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप कोई अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे या उसकी कारकर्दगी में से कुछ कीड़े निकाल के लोगों को दिखाएंगे कि ये है, और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मुखालिफिन है उनको आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करके दिखाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। हमने अपने कंपटीशन को पॉजिटिव वे में दिखाना है, अपना असल जो चेहरा है आवाम को वो दिखाएं, ना कि आप कंपटीटर की सूरत में लोगों को गलत ब्रीफ करें या कुछ गलत दिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। और चेहरा दिखाते रहें, वो दोबारा 5 साल बाद ना दिखाएं, 5 साल के दौरान में भी बार बार दिखाते रहें। ऐसा नहीं है। काशिफ साहब अगर पूछें आपको, मैं एक अवामी बंदा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं सियासत मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं, हमारे अब्बा अजदाद भी कर रहे हैं, लेकिन हम 14 साल में मुझे तो कभी याद नहीं है कि मैं अवाम से गुम हुआ हूँ। क्योंकि अभी आप यूथ हैं, आप रिसेंटली आए हैं, तो हम उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं और हम बार बार मीडिया आवाज उठाता है कि यूथ को चांस दिया जाए, यूथ को चांस दिया जाए, और अगर यूथ को चांस मिले तो यकीनन वो हमारी उम्मीदों पे पानी ना फेर उसके ऊपर पूरा उतरे। काशिफ साहब, आपको कितना अरसा हो गया सियासत में आए? मैंने 10th के पेपर दिए थे मे बी जब मैं सियासत में आया था। फर्स्ट ईयर था मेरा GCT कॉलेज में। कोई करप्शन नहीं है, और दूसरा कि मारूसी सियासत जिसे कहते हैं, इतनी कोई कंपटीशन में नहीं है ये जमात, क्या इसका ये रीजन तो नहीं? कंपटीशन में कभी भी कोई जमात नहीं होती, कंपटीशन में लाना पड़ता है। वो कैंडिडेट के ऊपर होता है कि वो कितनी स्ट्रगल करके अपनी जमात को मुतारिफ करवाता है तो अपने हल्के में। तो आपको नहीं लगता कि यूथ इसको सपोर्ट कम करेगी? क्योंकि नाउ अगर हम अभी रिसेंटली देखते हैं तो यूथ का टारगेट कोई और जमात है। बेशक वो मैं पहुंच गया हूँ जो जमात आप कहना चाह रही हैं, लेकिन बात ये है कि हम जिस जमात में हैं, जमात इस्लामी, मैं अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ तकरीबन कोई 1.5 माह से। लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट है। वो कहते हैं सबको हमने आजमा लिया। बेशक ये यूथ वाली जो जमात आप नाम ले रही हैं जिसका, वो कहते हैं हमने सबको आजमा लिया, अब हमारा चांस सिर्फ जमात इस्लामी है और हमारी कोशिश है। मेरे ख्याल में तो अभी यूथ की जमात को चांस मिला ही नहीं है। एक दफा उसको चांस मिलेगा तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी, उसके बाद नंबर हम उसका लगाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, वही तब और कुछ आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, जैसे सियासत में तो है, इसके अलावा और आपकी क्या सरगर्मी है? इसके अलावा बस छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, कर रहे हैं, और उसके अलावा बस अवामी उसमें सुबह 8 बजे से नमाज के बाद शुरू होते हैं लोगों में, तो बस भी रात 3-4 बज जाती है। तो
लोगों का आप क्या रद्द अमल देखते हैं? आपके साथ प्यार मोहब्बत, या अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम जितनी महंगाई है, जिस तरह हो रही है, हमारे माहौल है, माशरे का जो हालत है मुल्क की, लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, कुछ ऐसा कभी देखने को मिला है सीन? बिल्कुल जी। अब जो गरीब तबका है बेचारा, रोजगार जिनका परमानेंट नहीं है, कई तो बेचारे परमानेंट रोजगार के जिनके हैं उनको तो इतनी फिक्र नहीं होती तो उनको भी है। जब महंगाई इस लेवल पे चली गई है तो लोगों से मिलते हैं, सबका एक ही सवाल होता है कि भाई सब ने इस मुल्क का आपके सामने ये क्या हशर किया है, जो हमसे वोट लेकर जाते हैं दोबारा नहीं आते, क्या आप भी हमारे साथ ऐसा ही करोगे? मैंने कहा जी आप एक दफा मौका दें हमें अपनी खिदमत का, फिर आप खुद देख लीजिएगा हम आपके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर 14 साल में हम एक दिन के लिए आपसे दूर नहीं हुए या आपकी कॉल पर मौजूद हैं तो इंशाल्लाह आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही चलेंगे। क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा डरी हुई है। अवाम अब एक कोई ऐसा अपना रहबर देख रही है, कोई सामने ऐसा देख रही है कि कोई इस तरह का बंदा आएगा जो उन्हें इस मुश्किल हालात से निकालेगा। आपने मैट्रिक से सियासत शुरू कर दी, जबकि हमारे साथ जो दूसरे मेहमान शख्सियत मौजूद है उन्होंने वहां से अपनी शायरी का आगाज किया। आपको शायरी से कोई खास लगाव? कभी ऐसी पोजीशन ही नहीं आई कि शायरी से लगाओ, क्योंकि आपने सियासत चूज कर ली ना, वहां पे तो जिसको शायरी आ रही है उसको भी नहीं। खत्म शायरी के लिए लाजमी नहीं है कि सियासत चूज की जाए। अगर दौरान सियासत भी कहीं ब्रेकअप हो जाए तो फिर शायरी की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और शायरी के लिए दिल टूटना बहुत जरूरी है, चाहे वो सियासत में हो तो चाहे वो मोहब्बत में हो, किसी भी बिल्कुल उस ऐसे पे ही हो। है। अच्छा वहीद साहब, आपने सियासत पे कुछ ऐसा लिखा अपनी शायरी में, कुछ अपने अल्फाज में उसको बयान करने की कोशिश की? देखें, मैंने शुरू में बात की थी कि शायरी जो है वो ज़िंदगी का नाम है, और ज़िंदगी में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सियासत भी एक अंसर है, अहम है। और देखें, हालात व वाक़यात ज़माने के बदलते रहते हैं, और शायरी भी उसी तरह से इनकलाबी सूरत अख्तियार करती जाती है। आप इकबाल की बड़ी मिसाल आपके सामने है कि जब 90 साल तकरीबन गोरों ने इस मुल्क पर हुकूमत की, तो वो जो खुददारी होती है तो सबसे ज़्यादा जो है वो अदीब मुतासिर होता है। जब कोई तबका या मुआशरा मुतासर होता है तो सबसे पहले जो तबका मुतासिर होता है वो राइटर्स का, अदीबों का मुतासिर होता है। अब देखें, सर सैयद अहमद ख़ान वो पहली शख्सियत हैं, राइटर थे, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और अपने दोस्तों को, शिबली हैं उसमें, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, उनसे जो शायर था उनसे मिली, नज़में लिखवाई, डिप्टी नज़ीर से नावल लिखवाए कौम की सलाह के लिए, और ख़ुद उन्होंने मज़ामीन लिखे। उर्दू के पहले मज़मून निगार हैं सर सैयद अहमद ख़ान। तो हाली ने वही काम किया जो इकबाल ने किया था, पहले हाली ने किया और फिर इकबाल ने किया। तो जाहिर है कि उस तख़य्युल पे, उस ख़याल पे एक नया मुल्क वजूद में आ गया, और वो मुल्क जो किसी तीर तलवार से नहीं, दुनिया की तारीख के नक्शे, दुनिया के नक्शे में पहला मुल्क पाकिस्तान है जो डिबेटिंग से और सर्द जंग के जरिए वजूद में आया। अच्छा, इकबाल की शायरी की अगर बात करें तो उसमें कौम को बेदार करने वाली शायरी थी, तो उसके बाद आज तक हमने शायरी में वो जज्बा नहीं देखा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जब अब वो महसूस क्यों नहीं हो रही वो बात, उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अब हम आज़ाद कौम हैं और हमारे जहन पर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट है। जब हम ज़वाल का शिकार हो जाते हैं और कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, फिर एक गुस्से की कैफियत पैदा होती है इंसान के अंदर, और सबसे ज़्यादा गुस्से की या झुंझलाहट की जो कैफियत पैदा होती है वो एक राइटर के अंदर पैदा होती है। फिर वो उसका इजहार करता है, तो फिर वो उस तरह की चीज़ें और वो चीज़ें निकलती हैं। तो इकबाल ने जिस अहद में आँख खोली थी, उस वक़्त गोरे जो है यहाँ आकोपाई उन्होंने किया हुआ था पूरे बर्रे सगीर को, और खुददारी पे चोट लगी थी, अना पे चोट लगी थी कि 1000 साल या 900 साल तो मुसलमानों ने सिर्फ इंडिया पे, बड़े सगीर पे हुकूमत की, उससे पीछे भी हमारी बहुत तारीख है पूरी दुनिया में। तो इकबाल ने वो 2 नक्शे खींचे हैं, एक तो हिंदुस्तान का नक्शा खींचा अपनी शायरी में, दूसरा जो दीगर हमारे कंट्रीज थे, इस्लामी कंट्रीज थे, उनके जो उरूज और जवाल थे, उसके उरूज और जवाल दिखाकर कौम को बताया कि आप जवाल का शिकार क्यों हुए और उरूज पर कैसे गए, अब कैसे उरूज पे जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये नुक्ता, क्योंकि आज भी अगर इकबाल की शायरी को पढ़ा जाए और सुना जाए तो यकीनन जो यूथ है हमारी, उसके अंदर चाहे कुछ देर के लिए लेकिन एक जज्बा जरूर पैदा होता है, वलवला, उनका खून जो है वो जरूर गरमा जाता है। पहला नुक्ता जो है, मरकजी नुक्ता जो है इकबाल की शायरी का, वो है जज्बे तहर्रुक कहते हैं, हरकत का जज्बा।
मोटिवेशन, मूवमेंट, ये उनकी शायरी का बुनियादी नुक्ता ऐसे ही काशिफ साहब, सुनने का लगाव है? नहीं। सुनने का भी लगाव नहीं है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो बहुत सारे शायर किसी का भी शेर उठाते हैं यूथ जनरेशन शॉर्टकट के चक्करों में, और नीचे कोई भी मशहूर उसका लिख के अपनी आईडी पे लगा देते हैं। क्या आपने कभी उन शेरों ने भी आपको अट्रैक्ट नहीं किया? नहीं, अक्सर कभी कभार शाकिर शुजाबादी के चंद शायर हैं जो अच्छे लगते हैं और कभी कभार सुन भी लेते हैं। कुछ आपको याद है? नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा, और अच्छा, अगर आपके हलके की बात की जाए तो आपका वहां पे कॉम्पिटिटर कौन है? कॉम्पिटिटर तो अभी नून लीग के कंफर्म नहीं हुए, और ना ही आपको पता है दूसरी पार्टी की उसका भी अभी कोई उन्होंने नॉमिनेशन नहीं की, तो अभी फिलहाल अकेले ही भागे फिर रहे हैं मैदान में। लेकिन यहाँ से एक खुला तजाद है कि नून लीग का तो नाम लिया जा रहा है और जो दूसरी है उसको दूसरी पार्टी बोला जा रहा है। यहीं से जो है डिफरेंस पता चल रहा है और डर खौफ जो है वो नजर आ रहा है हम लोगों को, जमात इस्लामी वालों का। अच्छा, जब आप लोगों को जाते हैं सबसे पहले आप लोगों से क्या वादा करते हैं? डोर टू डोर कैंपेन नहीं, वादा कोई भी नहीं करते हम, डोर टू डोर जाते हैं। वादे के बगैर तो वोट आपको मिलेगा ही नहीं। हम देखें, अब किसी भी आवाम पार्टी का एक समझदार विजन तो होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी पार्टी का एक विजन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जमात इस्लामी का अल खिदमत फाउंडेशन ही मुल्तान के लिए काफी, जहाँ बच्चों की कफालत, बेवाओं का जो भी उनका मंथली हिसाब किताब होता है जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन करती है। इसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं जो अल खिदमत और डेली बुनियाद पर कर रही है। तो लोगों को सिर्फ हम अल खिदमत, वो खुद कहते हैं कि अल खिदमत वाले, बस उनको समझ है कि ये जमात का क्या बैकअप है या आगे इनका भी क्या रद्द अमल है, या आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जब अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, आप सबसे पहले इकदाम कौन सा करेंगे? सबसे पहले इकदाम है सेहत और एजुकेशन, जो हमारे मुल्क की मेन ज़रूरत है। उसको कैसे बेहतरी की तरफ लाएंगे? ये तो कोई तो आपका प्लान होगा ना, कुछ तो होगा कि आप उसको कैसे बेहतरी की तरफ लेके आएंगे। बेहतरी इस तरह होगी जिस तरह हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनको तवज्जो की ज़रूरत है, अगर इन पर ही तवज्जो दी जाए तो जो हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए सरकारी स्कूलों में नहीं आते कि वहाँ पर टीचर्स की तरफ से तवज्जो नहीं मिलती, और ये ठीक है, हकीकत है। अगर उनको तवज्जो दी जाएगी तो जाहिर बात है जो गरीब गुरबा जिनके बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ सकते, एक तो उनके माली हालात इस तरह के हैं, दूसरा स्कूलों में फोकस कम होता है बच्चों की तरफ। अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो मैं कहता हूँ काफ़ी पोजीशन बेहतर हो सकती है एजुकेशन के हवाले से। ठीक हो गया। और सेहत के हवाले से? सेहत के हवाले से आप कभी निश्तर जाएं, विजिट करें तो आपको पता लगेगा कुछ हमारी कोताहियां हैं, गलतियां हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट इसको स्ट्रिक्टली देखे तो हम इसको भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आजकल हमारा ज़्यादातर वो कहते हैं जी सिफारशी टोला आजकल सरगर्म होता है, ज्यादातर नहीं, टोटली सिफारशी। तो फिर इसलिए हम जैसे गरीब लोग पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काशिफ साहब जैसे गरीब लोग 2-3 और आगे जमात इस्लामी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो मेरा ख्याल है ये जरूर जीत जाएगी जमात। अच्छा काशिफ साहब, कभी आपके जहन में ऐसा नहीं आया कि मैं सियासत में ना आता, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, कुछ इस तरह का कुछ शोबा कभी भी नहीं, बल्कि मैं इस फील्ड में आकर फख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह लाखों की आबादी में से किसी एक बंदे को अपने काम के लिए चुनता है। तो इससे बड़ा हमारे लिए एजाज़ क्या है कि हम किसी भाई के, बहन के या एनीथिंग, कोई भी हमारे पास आए उसकी बात सुने, उसके साथ जाएं, उसका काम करवाएं, उसकी फरियाद पूरी करें। इससे बढ़कर और क्या है, अल्लाह ने हमें अपने बंदों के लिए चुना। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई फख्र की बात नहीं है, और ये इस चीज़ को मैं लाइक भी करता हूँ पॉलिटिक्स को। ठीक हो गया। और कभी आपने अपने फ्रेंड्स को बोला है इस तरफ आने के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रेंड्स को ज़रूरत ही नहीं है, मैं जिधर खड़ा हूँ मेरे पीछे खड़े हैं। नहीं, वो आपके साथ सपोर्टर्स तो खड़े हैं, लेकिन एज अ कैंडिडेट नहीं, उन्होंने कहा कि भाई बस आप, मैं एज अ मुल्तान यूथ चेयरमैन भी रहा हूँ, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है मुल्तान यूथ पावर के नाम से, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक आज़ाद जलसा भी किया जिसमें कोई सियासी इंटरफेयर नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। तो इस लिहाज से भी मेरे दोस्त माशाल्लाह मेरे साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई या अगर आप इस सीट पे सही चल रहे हो, इस
اس پہ تو پوزیشن پہ آپ ٹریک چلیں. پہ ہیں اگر آپ تو ہاں پھر اپنے ٹریک پہ ہم آپ کا بیک اپ ہیں, بازو ہیں, اور الحمدللہ وہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کاشف صاحب لوگوں کی آپ تک رسائی کس طرح؟ ٹائم لینا پڑتا ہے, بہت ٹائم لگ نہ جاتا ہے نہ. کہ جو بھی چاہے آپ کا دروازے کھلے جو بھی آئے جب بھی آئے میں حاضر ہوں. دروازے بھی کھلے ہیں, موبائل بھی ہر ٹائم آن ہے, جس کا جب دل چاہے کال کرے, رابطہ کرے, میں حاضر ہوں. کوئی ایسا کوئی- اسسٹنٹ وغیرہ آپ کا؟ نہ ہم سب کچھ خود ہی ہوں. بالکل ایسے مجھے ایک شعر یاد آ گیا ان کی بالکل بات بالکل سے, آپ کی طرف ہی آ رہی تھی میں. اپنا ہی بالکل شعر یاد آ گیا, ان کی نمائندگی ہو جائے گی بالکل کہ جو بھی آئے یہاں قیام کرے, دل کے رقبے کو عام چھوڑ دیا. زبردست, بہت خوبصورت. کچھ اور کچھ جی غزل چند کہتے ہیں ہاں شاعر. غزل میں ایک پیش کرتا ہوں کہ گل سے گلزار ہونے والا تھا, وہ میرا یار ہونے والا تھا, آ گیا فلم میں وہاں وقفہ, جس جگہ پیار ہونے والا تھا, اور لے گیا توڑ کر کوئی بچہ, پھول تیار ہونے والا تھا, اور اس کی چولہے پہ جل گئی روٹی, عین اظہار ہونے والا تھا, اس کی چولہے پہ جل گئی روٹی, عین اظہار ہونے والا تھا, اور شکریہ لوٹ آئی تو ورنہ گاؤں بیمار ہونے والا تھا. بہت زبردست, بہت خوبصورت. شکریہ. آپ نے انجوائے تو کیا ہوگا. جی انجوائے بالکل. کرتا ہوں. شکریہ لوٹ آئی تو ورنہ گاؤں بیمار ہونے والا تھا, اور جج نے تکرار روک دی ورنہ صاف کردار ہونے والا تھا. زبردست, بہت خوبصورت. اچھا کاشف صاحب, آپ کا پرسنلی آپ کی جماعت سے اگر آپ کو ہٹایا جائے اور آپ کو ایک موقع دیا جائے کچھ بھی فوراً سے چینج کرنے کا اپنے ملک میں ٹوٹلی, تو آپ سب سے پہلی چیز کون سی چینج کریں گے؟ سپوز ٹو بی. سب سے پہلے جو اس ٹائم ضرورت ہے ہمیں, وہ انصاف کی ضرورت ہے, کہ جو سب کے لیے بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے, نہ کہ سفارشی جو حضرات ہیں ان کے لیے علیحدہ ہو, جو نارمل ہیں ان کے لیے علیحدہ ہو, نہیں, تمام لوگوں کے لیے سیم پوزیشن ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور جو ہمارے ہاں انصاف اتنے عرصے تک اس کا فیصلہ لٹکتا رہتا ہے, سننے کو نہیں ملتا, اس میں آپ سب سے زیادہ کوتاہی کس کی سمجھتے ہیں؟ اس میں کچھ کیس کی نوعیت پہ ہوتا ہے, ہم ایسے کسی ادارے کو یا کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. وہ کیس کی نوعیت ہوتی ہے کہ وہ کیس کس نوعیت کا ہے, یا کس طرح اس کو سنا جائے یا چلایا جائے, کیونکہ یہ تو سننے والے اور کرنے والے بہتر جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس میں میں کوئی زیادہ. اچھا, کبھی کسی پنچایت کا بھی حصہ بنے ہوں گے آپ لازمی, تو اس میں فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو اگر آپ جس طرح ہم مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اپنی حقیقت بتاتا ہے کھل کر, تو اس کو ایک اچھی میڈیسن مل جاتی ہے. اگر پنچایت میں فراقین سامنے بیٹھ کر جو بھی حقیقت اگر کھول کے رکھ دیں نا, تو میں کہتا ہوں پھر تو فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. اگر ایک فراقین کچھ کہے, کچھ چھپائے, دوسرا کچھ چھپائے, تو اس لیے پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. پھر ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی کسی بڑے کے ساتھ جا کر بیٹھو, جو بھی بات ہے اس کو کلیئر کرو, تاکہ ہمیں بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. اور جب آپ کو کسی جگہ مشکل پیش آتی ہے تو آپ کس سے گائیڈ لائن لیتے ہیں, اپنی فیملی میں یا کہیں باہر سے؟ نہیں, میرے ماموں ہیں بڑے, محمد اشرف صاحب, اصغر صاحب, اور میرے ایک دوست ہیں جہاں زیب اور شفیع چوہان. یہ کافی ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہیں اور مجھے گائیڈنس بھی دے دیتے ہیں, یہ 4 لوگ. تو ہمیشہ انہوں نے صحیح گائیڈ کیا ہے, جب آپ نے ان کے بتائے ہوئے راستے کو چنا تو آپ کو لگا کہ ہاں انہوں نے صحیح گائیڈ کیا؟ بالکل ایسے. کوئی ایسا واقعہ جہاں آپ کو بہت مشکل آ رہی ہے اور تب آپ نے فوراً سے اپنے ماموں کو کال کیا کہ اب میں آگے کیا کروں, جو ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں, تو ان سے اگر ڈسکس کر بھی لیتا ہوں تو وہ پہلے تو ساری بات سنیں گے, تو اس کا پھر وہ بہتر حل دیتے ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میری شروع سے عادت ہے, کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات پہلے بندہ مشورہ کر لے, مشورہ ایک امانت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور مشورہ دینے والے پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے, اور میں اس طرح ماشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. کاشف صاحب, آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے اپنی جماعت کی طرف سے ہمارے یوتھ کو, یا کوئی جرنل میسیج آپ دینا؟ میرا یہی یوتھ سے میسیج ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں, ڈیورنگ لائف میں, جتنی بھی آپ کی ایج ہے, کم ہے زیادہ ہے, آپ کو بہتر پتا ہوگا, آپ نے سب کو آزما لیا, سب کا ساتھ دے دیا, سب کو دیکھ لیا,
تو اس دفعہ میں اپنی نوجوان یوتھ سے یہی کہوں گا کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کو بھی موقع دیں. ان کی خدمات آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. تو آپ ایک موقع دیں ہمیں بھی اپنی خدمت کا. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. بالکل جی، بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ آئے، Thank آپ you. نے ہمیں ٹائم دیا. وہی صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بالکل، بس آپ کا یہی اینڈنگ ہوگا پوائنٹ، کیونکہ بہت خوبصورت میسج آپ کا بھی اور آپ کا اپنی طرف سے ایک اپیل جو ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو، یوتھ کو پہنچ گئی ہے. تو جی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جاتے ہوئے آپ کو دوبارہ سے اپنا ایک دفعہ ٹاپک یاد کرواتی چلوں. کمپٹیٹرز کو آپ نے ایک پازیٹیو وے میں لینا ہے، نہ کہ اس کو کھینچا تانی میں اپنا جو کارکردگی ہے اس کو بھی آپ مزید بگاڑ لیتے ہیں. آپ اس کو بہتر نہیں کرتے، آپ اس کو بلکہ خراب کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آگے جا کے پتہ لگتا ہے. تو اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، نہ کہ آپ اس کی کارکردگی بگاڑنے میں لگ جائے. تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.